किसको याद कर रहे थे? सवाई जय सिंह को। अरे याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। कौन है सवाई जय सिंह के पिताजी? हाँ, बिशन सिंह है। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि सवाई जय सिंह ने कल जंतर मंत्र बनाया कि नहीं बनाया? जंतर मंत्र कल बनाया था। ठीक है, वो जंतर मंत्र कितनी जगह बनाया था? कितनी जगह बनाया था? 5 जगह। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बनाया था? सबसे बड़ा जो है वो कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, और 2-3 जगह और कहाँ कहाँ है? मथुरा, बनारस, और एक कहाँ है? उज्जैन के। ठीक है, तुमने कोई राम यंत्र के बारे में लिखा था क्या? क्या राम यंत्र क्या है? कि ऊंचाई नापने का यंत्र जो है वो क्या है? राम यंत्र। ये सम्राट यंत्र क्या बीमारी है? सौर ऊर्जा से चलने वाली क्या सबसे बड़ी घड़ी जो है उसका नाम क्या लिखा तुम लोगों ने? सम्राट। तुम कल कोई जजाऊ का युद्ध लड़े थे, लड़े क्या तुम लोग? कब? 1707 में। हम किसकी टीम में खेले? आजम के मुअज्जम की टीम में? आजम की टीम में खेले। इसमें से बहादुर शाह फर्स्ट कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो कौन है? मुअज्जम। हमारे चक्कर में वो छोरा जीता क्या हारा? बेचारा क्या होता है? हारता है। और फिर सवाई जय सिंह को भी राजा की पोस्ट से हटा दिया। किसने? मुअज्जम ने। और मुअज्जम कहता तुम्हारा आमिर आमिर थोड़ी ना, अब आमिर का नाम क्या कर गया वो? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। लेकिन वो जल्दी सवाई जय सिंह क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि तुमने शायद ऐसा भी लिखा है कि तुमने किसी एक आदमी को ज्योतिष राय की उपाधि दी है, लिखा क्या तुमने? तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने ज्योतिष राय की उपाधि किसको दी थी? केवल राम को जो है तुमने कौन सी उपाधि दी है? ज्योतिष राय की उपाधि। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने कलानिधि और राम रसाचार्य की उपाधि अरे किसको दी है? कवि कृष्ण भट्ट को दी है। तो कवि कृष्ण भट्ट ने जो उपाधि है, एक तो वो कौन सी किताब लिखता है? राम रासा लिखता है कि राम रासो लिखता है? राम रासा लिखता है। राम रासा का एक और नाम क्या है? राघव गीतम है। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने किसी को वो ब्रजराज की उपाधि दी क्या? किसको दी? बदन सिंह जाट को दी थी। और बदन सिंह जाट को ब्रजराज की उपाधि कौन देता है? सवाई जय सिंह। कोई जागीर दी थी? डिग की क्या दी है तुम लोगों ने? जागीर। तुमने ये बताओ कि तुमने कोई ग्रंथ लिखा क्या? जय सिंह कल्पद्रुम क्या है? हाँ, रचना तो है। कौन है राइटर? कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। कौन है राइटर? पुंडरीक रत्नाकर। और पुंडरीक रत्नाकर ने कल क्या किया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। किससे? सवाई जय सिंह से। और तुम्हें अगर मैं पूछूं कि जयपुर निर्माण की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? लिखा कि नहीं लिखा था? दिखाया था। अरे ग्रंथ का नाम क्या है? बुद्धि विलास। और बुद्धि विलास का राइटर कौन है? बकत राम शाह। आदमी का नाम क्या है? बकत राम शाह। लिखा तुम लोगों ने ऐसा? ठीक है, और मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि तुमने शायद ऐसा भी लिखा है कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने कब की थी? 18 नवंबर 1727। लेकिन जयपुर राजधानी बनी कब? 1729 में। तुम कोई धौलपुर समझौता करके आए थे क्या? कब करके आए? 1741 में। ठीक है, वो धौलपुर समझौता सवाई जय सिंह किससे करके आते हैं? मराठों से। कौन है उधर? हाँ, कि मराठों के पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। ये सवाई जय सिंह को भेजा किसने? मोहम्मद शाह ने। किसने भेजा था? मोहम्मद शाह ने भेजा था। ठीक है, और तुम्हें इतना तो आइडिया है कि मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को कितनी बार मालवा का सूबेदार बनाया था? 2 बार। मोहम्मद शाह ने कितनी बार बनाया है? 2 बार। एक बार तो किसने बनाया था? फर्रुख शेर। और टोटल कितनी बार बने? 3 बार। पहली बार कब गए थे? 1713 में। फिर 29, और फिर कब गए हैं? 32 के अंदर। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा है। ठीक है, और कल से आगे की बात लिखनी है। किस आदमी के बारे में? किसके बारे में बात लिखनी है? सवाई जय सिंह के बारे में। तो सवाई जय सिंह के बारे में एक तो बताओगे कि सवाई जय सिंह के राज्य में कुछ क्या चलते थे? क्या चलते थे? राजकीय कारखाने। और बताओगे कि सवाई जय सिंह के जमाने में कितने राजकीय कारखाने थे? 36। जिसमें से 4 जो कारखाने थे वो किसके थे? वस्त्रों के यानी कपड़ों के थे। ठीक है, इसके अलावा सवाई जय सिंह के लिए और क्या याद रखना है? वो जगन्नाथ से मिल लिए क्या तुम लोग कल? जगन्नाथ से मिल लिए। ठीक है, तो एक जो बात लिखनी है सवाई जय सिंह को लेके, हाँ, कि किसको लेके लिखनी है? हुडा समय। ये क्या अपन लिखते हैं, लेकिन पहले कल से आगे एक बार लिखना शुरू करो। लिखो सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह के समय 36 राजकीय कारखाने थे।
सवाई जयसिंह के समय 36 राजकीय कारखाने थे। 36 राजकीय कारखाने थे। 36 राजकीय कारखाने थे, जिनमें से 4 वस्त्रों के थे। 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 लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि सवाई जयसिंह के साथ हमें किसके बारे में बात करनी है। तो एक हेडिंग डालो, देखिए एक बार तो, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन लिखा तुम लोगों ने। ठीक है। अब दो क्या है कि हुरडा सम्मेलन का केस क्या है वो एक एक करके बात करते हैं। पहला काम तो ये है कि हुरडा नाम की जगह कहां है। दूसरा काम यह है कि हुरडा सम्मेलन किस तारीख को हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओगे कब होता है? 17 जुलाई 1734। और 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन हुआ है? हुरडा सम्मेलन। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो, मैं खैर अपन लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम मेंशन कर रहा हूं। जैसे एक बंदे का नाम क्या है? क्या नाम है? सवाई जयसिंह। एक भाई साहब का नाम क्या है? क्या नाम है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की वाइफ है, क्या नाम बताओगे? आनंद कुंवरी, या यही आनंद कुंवरी जो है वो किस नाम से फेमस है? अमर कुंवरी। एक ही महिला के 2 नाम है। ठीक है। और इस समय दिल्ली पर बैठा हुआ आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? फर्रुखशेर। तो सवाई जयसिंह, बुद्ध सिंह, आनंद कुंवरी और फर्रुखशेर, इनमें से तुम 2 को तो पहचान पा रहे हो। किसको? सवाई जयसिंह तुम पढ़ ही रहे हैं, इसको भी पहचान पा रहे हो। कौन है ये? दिल्ली पर बैठा हुआ, ये दिल्ली पर बैठा हुआ कौन है? मुगल शासक। और दिल्ली पर बैठा हुआ मुगल शासक जो है उसका नाम क्या बताओगे? फर्रुखशेर। अब यहाँ पे काम की बात क्या है वो देखो कि दिल्ली पर बैठा हुआ मुगल राजा जो कौन है? फर्रुखशेर। बुद्ध सिंह जो है वो कहाँ के राजा है? बूंदी के। बुद्ध सिंह की वाइफ है कौन? आनंद कुंवरी, जिसका एक और नाम क्या मिलता है? अमर कुंवरी। अब फर्रुखशेर दिल्ली पे बैठा हुआ मुगल राजा, बड़ा आदमी है। फर्रुखशेर एक ऑर्डर जारी करता है, और फर्रुखशेर एक ऑर्डर जारी करता है जिसमें फर्रुखशेर आदेश देता है किस आदमी को? बुद्ध सिंह तुझे कहां अटैक करना है? कहां अटैक करना है? जयपुर में। और ये गुणा भाग जो है वो लगभग किस समय का है? 1729 से 30 के बीच का है। कि फर्रुखशेर ने एक ऑर्डर जारी किया कि भाई बुद्ध सिंह तुझे कहां आक्रमण करना पड़ेगा? जयपुर। बुद्ध सिंह बहुत अच्छा आदमी है। बुद्ध सिंह आदेश मिलने के बावजूद भी कहां आक्रमण नहीं करना चाहता है? जयपुर पे। क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह की बहन है कौन, और जिसका हस्बैंड कौन हुआ? बुद्ध सिंह। वो नहीं करेगा आक्रमण, लेकिन ये गलतफहमी पाल गया कौन? सवाई जयसिंह। उल्टा सवाई जयसिंह जो है वो कहां आक्रमण कर देता है? बूंदी। इस आक्रमण में निकल लिए कौन? बुद्ध सिंह। और इसके मन में लालच पैदा हुआ, किसके मन में? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह के मन में लालच पैदा हुआ, और सवाई जयसिंह ने अपने खास आदमी को वहां बिठा दिया। और किस खास आदमी को बिठा दिया? दलेल सिंह, जो किसके फेवर का आदमी है? सवाई जयसिंह के फेवर का। और कुल मिला के दलेल सिंह तो कठपुतली है किस आदमी के हाथों की? सवाई जयसिंह। और इनडायरेक्टली इस बूंदी को कौन सा आदमी कंट्रोल कर रहा है? सवाई जयसिंह। लेकिन अब ऐसा होने नहीं देगी कौन? और आनंद कुंवरी ने गलती से अपना एक और भाई बना रखा था, जो क्या निकला? और एक मराठा सरदार ऐसा था, और उस मराठा सरदार का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो मराठा सरदार का नाम क्या बताना है? मल्हारराव होलकर। और इस आनंद कुंवरी ने मराठा सरदार किसको इनवाइट किया? देखो ये वो घटनाक्रम है जिससे राजस्थान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किन की एंट्री हो रही है? ये मराठे साउथ का रहने वाले, इनका राजस्थान से कोई अभी लेना देना नहीं है। ठीक है। ये लड़ाइयां जो लड़ रहे हैं वो सारी की सारी बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार अब हमारे यहाँ पे क्या करेंगे? ये लोग एंट्री करेंगे, और वो भी एक महिला के चक्कर है। महिला का नाम क्या है? आनंद कुंवरी। इसी आनंद कुंवरी के नियंत्रण पे मराठे पहली बार राजस्थान में अपने कदम रखना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। अब तो क्या है कि मराठा सरदार जो है वो कौन है? मल्हारराव होलकर। और मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठे आते हैं, और मराठे उसके बाद किस आदमी के पीछे पड़े? और सवाई जयसिंह के पीछे ऐसे पड़े कि घबराकर आदमी को क्या बुलाना पड़ा? हुरडा सम्मेलन। तो अब देखो क्या है कि एक आदमी हुरडा सम्मेलन का क्या कर रहा है? तो आप बताओगे कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन सा आदमी है? तो आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? सवाई जयसिंह। इसके अलावा एक आदमी हुरडा सम्मेलन जो बुला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा उद्देश्य है कि किनको एक करेंगे ये लोग? राजपूत राजाओं को एक करना है, और किनको आगे बढ़ने से रोकना है। लेकिन ऐसा होगा क्या कि सभी राजपूत शासक एक हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतिहास में एक ही आदमी आया था कौन? राणा सांगा। ना तो सांगा से पहले कभी एक हुए, ना सांगा के जाने के बाद कभी एक हुए, तो कभी राजपूत राजा के होने भी नहीं है। और इसके अलावा एक आदमी हुरडा सम्मेलन की क्या करता है?
यही काम का है कि हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किस रियासत से होती है, और मेवाड़ के कौन से राजा हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं? जगत सिंह। लेकिन ध्यान रखना कि जगत सिंह कौन से नंबर वाले हैं? सेकंड नंबर वाले। जब ऐसा प्रश्न पूछेगा कि हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ऑप्शन में पेपर वाला मास्टर जगत सिंह फर्स्ट भी देगा, जगत सिंह सेकंड भी देगा। तुम्हें अध्यक्षता किससे करवानी है? जगत सिंह सेकंड। लेकिन कहां के राजा है? ये मेवाड़ के। इसके अलावा ये सम्मेलन पूरी तरह से क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मराठे जो है बिगाड़ तो किस आदमी का रहा है, और हम सवाई जयसिंह के चक्कर में मराठों से दुश्मनी मोल क्यों ले। तो कुल मिला के राजपूत राजाओं के मराठों से अपने अपने क्या फंसे हुए थे? निजी स्वार्थ, और निजी स्वार्थों के चलते सम्मेलन पूरी तरह से क्या रहा? और ये मराठे है ना, उसके बाद राजस्थान के राजाओं के इतने जोरदार मजे लेते हैं कि राजस्थान के राजाओं को लगता है कि अब हमें मराठों से केवल कौन बचा सकते हैं? कौन बचा सकते हैं? अंग्रेज। और मराठों से इतने दुखी हुए राजस्थान के सभी राजा, और लास्ट में इनको लग रहा है कि हमें मराठों से केवल कौन बचा सकते हैं? अंग्रेज। और राजस्थान के राजा फिर किन की ओर डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं? अंग्रेजों की ओर। खैर वो अपने को बात नहीं करनी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें हो रही है कि इस हुड़ा सम्मेलन में और भी बहुत सारे राजा भाग लेने आते हैं। जैसे एक राजा जो है वो कहाँ के भाग लेते हैं? कोटा के। और कोटा के कौन सा आदमी भाग लेता है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? दुर्जन साल। ठीक है। इसके अलावा एक आदमी कहां का भी भाग लेता है? बूंदी का। वो इसके फेवर वाला ही भाग लेगा। कौन लेगा? तो आदमी का नाम क्या है? दलेल सिंह। इसके अलावा कहां का आदमी भी भाग लेता है? जोधपुर। और जोधपुर का आदमी कौन? तो जोधपुर का आदमी कौन है? अभय सिंह राठौड़। इसके अलावा एक सोडा सम्मेलन में कौन भी भाग लेता है? नागौर का आदमी। और नागौर के आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? भक्त सिंह। तुम ये दो नाम समझ में आ रहे हैं? अभय सिंह राठौड़ और भक्त सिंह। तुम कल ही मिले थे शायद, और कल तुमने इनको हराया था। कहाँ पे? उधर उधर वाले हॉल में। अरे ये तो बोलते ही नहीं है। अरे हाँ वो तो ठीक है छोरे, तो ठीक है। तुम्हें समझ में आता है क्या? है? वह कोई बात नहीं। गंगवाना या मकवाना का युद्ध है? अरे कौन सा युद्ध है? गंगवाना या कौन सा युद्ध है? अरे बोला था ऐसा है। क्या चीज? आप ठीक है, वो अपने इधर जान दो तुम लोग कि गंगवाना या मकवाना का युद्ध जो है कब होता है? 1700। हाँ तुम लोग लिखो देखे हुड़ा सम्मेलन। हाँ लिखो देखे। अरे बोलने के लिए मना क्या ऐसा? तो अच्छा, वाह माई मिस्टेक। लिखो लिखो हुड़ा सम्मेलन लिखो। देखो 17 जुलाई 1734। हुड़ा सम्मेलन लिखो 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 लिखो। आयोजन सवाई जयसिंह द्वारा। और हुड़ा नाम का जगह कहां है? भिलवाड़ा में। आयोजन सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लिखो उद्देश्य। लिखो राजपूत राजाओं को एक करना मराठों के विरुद्ध। उद्देश्य लिखो राजपूत राजाओं को एक करना मराठों के विरुद्ध। राजपूत राजाओं को एक करना मराठों के विरुद्ध। मराठों के विरुद्ध। मराठों के विरुद्ध। मराठों के विरुद्ध। नेक्स्ट लिखो अध्यक्षता। लिखो अध्यक्षता मेवाड़ रियासत से। लिखो अध्यक्षता मेवाड़ रियासत से जगत सिंह सेकंड द्वारा। अध्यक्षता मेवाड़ रियासत से जगत सिंह सेकंड द्वारा। अध्यक्षता मेवाड़ रियासत से जगत सिंह सेकंड द्वारा। सेकंड द्वारा। नेक्स्ट लिखो सम्मेलन। लिखो सम्मेलन असफल हुआ। लिखो सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि। लिखो सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि राजपूत राजाओं के
सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि राजपूत राजाओं के निजी स्वार्थ थे। सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि राजपूत राजाओं के निजी स्वार्थ थे। राजपूत राजाओं के निजी स्वार्थ थे। नेक्स्ट देखो, इस सम्मेलन में निम्न शासक भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में निम्न शासक भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में निम्न शासक भाग लेते हैं। निम्न शासक भाग लेते हैं। और ये कुछ नाम और लिख दो, खैर ना के बराबर पूछे जाते हैं तो ये भी अटेंड करते हैं ना। लिखो, कोटा का लिखो दुर्जन साल। कोटा का कौन भाग लेता है? दुर्जन साल। बूंदी से लिखो दलेल सिंह। बूंदी से लिखो दलेल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जोधपुर से लिखो अभय सिंह राठौड़। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नागौर से भक्त सिंह। नागौर से लिखो भक्त सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, किशनगढ़ से राज सिंह। किशनगढ़ से कौन भाग लेते हैं? राज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बीकानेर से जोरावर सिंह। और करौली का कौन है? गोपाल पाल। करौली से कौन सा आदमी है? गोपाल पाल। अरे लिख दिया। ठीक है, नहीं पूछता है इतना डीप, वो ऊपर ऊपर ही आता, ज्यादा ज्यादा पूछता कि अध्यक्षता करने वाले बंदे का नाम क्या है। तो नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? हाँ, मेवाड़ वाले तो है, लेकिन जगत सिंह कौन सा नंबर वाले हैं? सेकंड नंबर वाले। ठीक है, एक लाइन या ब्रैकेट बना के मेंशन करो। लिखो, मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम। लिखो, मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम। मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया था। 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 वह बूंदी पर दलेल सिंह। लिखो, बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया था। वह सवाई जय सिंह ने। देखो, वह सवाई जय सिंह ने बूंदी पर। वह सवाई जय सिंह ने बूंदी पर दलेल सिंह को नियुक्त किया था। सवाई जय सिंह ने बूंदी पर दलेल सिंह को नियुक्त किया था। सवाई जय सिंह ने बूंदी पर दलेल सिंह को नियुक्त किया था। बूंदी पर दलेल सिंह को नियुक्त किया था। नियुक्त किया था। लिख दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो ये आदमी कौन है? सवाई जय सिंह। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने सवाई जय सिंह की शायद शादियां करवा रखी है। सवाई जय सिंह की क्या करवा रखी है? शादियां। कितनी? एक कराई के दो कराई? दो ही करवाई। ठीक है, किन किन से? एक तो अजीत सिंह की लड़की, क्या नाम है? सूरज कंवर। और मेन शादी कहाँ की? मेवाड़ वाली। मेवाड़ की कौन? चंद्र कुंवरी। और चंद्र कुंवरी के पिताजी कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह कौन सा नंबर? सेकंड नंबर है। कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। और तुमने शायद एक तो यहाँ एक इसको भी याद रखो कि सवाई जयसिंह के जमाने में एक आदमी कौन है?
नयन चंद्र, और आदमी का पूरा नाम ऐसा है। आदमी का पूरा नाम क्या बताओगे? नयन चंद्र मुखोपाध्याय। इसको इसलिए याद रखोगे क्योंकि एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम क्या बताओगे? उकर। और उकर जो है वो कौन सी लैंग्वेज का ग्रंथ है? अरबी भाषा का। और सवाई जयसिंह के समय किसमें ट्रांसलेशन? संस्कृत के अंदर। और संस्कृत के अंदर इसको ट्रांसलेशन करने वाला आदमी कौन है? नयन चंद्र मुखोपाध्याय। और इसका भी जो संस्कृत ट्रांसलेशन है वो सवाई जयसिंह के जमाने में। कल तुम्हारे शायद एक लाइन की मिस कर रहा हूँ, वो रेखा गणित आया था शायद। रेखा गणित का जो ट्रांसलेशन है संस्कृत के अंदर किसने किया? पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है। इसके अलावा एक आदमी का नाम ऐसा है, एक आदमी का नाम क्या बताओगे? मोहम्मद मेहरी। और एक आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? मोहम्मद शरीफ। ये मोहम्मद शरीफ पहले भी आया था, जो कोई बाबर के हारने की क्या करता है? भविष्यवाणी। वो आइटम अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो एक आदमी का नाम है मोहम्मद मेहरी और एक का नाम क्या? मोहम्मद शरीफ। ये दो लोग हैं जो सवाई जयसिंह के जाने पर कहा गए थे और विदेश से बहुत सारे क्या लेके आए थे? क्या लाए थे? ग्रंथ। तो सवाई जयसिंह ने किन दो लोगों को भेजा? तो एक का नाम क्या बताओगे? मोहम्मद मेहरी। और एक का नाम क्या बताओगे? मोहम्मद शरीफ बताओगे। तो ये तो लिखो, देखे देखो, सवाई जयसिंह के समय नयन चंद्र मुखोपाध्याय ने नयन चंद्र मुखोपाध्याय ने नयन चंद्र मुखोपाध्याय ने उकर नामक अरबी भाषा के ग्रंथ का उकर नामक अरबी भाषा के ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया था। संस्कृत अनुवाद किया था। संस्कृत अनुवाद किया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो लिखो सवाई जयसिंह ने मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ को सवाई जयसिंह ने मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ को मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ को मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ को विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा था। विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा था। विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा था। पुस्तकें लाने के लिए भेजा था। ठीक है। एक प्रश्न तुम्हारा यह है कि 9 वर्ग गज सिद्धांत जो है वो किस में यूज करते हो? जयपुर में। तो जयपुर में जो 9 वर्ग गज सिद्धांत जो है ना, ये एक्चुअल में क्या माना गया? एक पैमाना। ठीक है। अब ये पैमाना जो है वो कैसा है? कोई वर्गाकार है, या कोई त्रिभुजाकार है, या मान लीजिए क्या है कोई आयताकार है, या समझ लीजिए मान लीजिए क्या है कोई गोलाकार। पता कौन सा पैमाना है ये? कौन सा है? आयताकार। तो एक लाइन यहां लिख देना। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना आयताकार खंडों में करवाई थी। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना आयताकार खंडों में करवाई थी। जयपुर की स्थापना आयताकार खंडों में करवाई थी। 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 लिख दिया तुम लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है। अब तो क्या है कि सवाई जयसिंह, और जब सवाई जयसिंह की शादी हम लोगों ने किससे कराई थी? किससे करवाई थी? चंद्रकुवरी। तुमने शर्त रखी थी क्या कि चंद्रकुवरी का पुत्र ही मेवाड़ का क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? अगला उत्तराधिकारी। लेकिन जयपुर वाले शर्त क्या होते हैं? भूल जाते हैं। और वो उत्तराधिकारी कौन था? वो कौन था? माधो सिंह। और माधो सिंह कौन? फर्स्ट। तो हिसाब से सवाई जयसिंह के जाने के बाद जयपुर का नया राजा कौन बनना था? लेकिन नहीं बन पाया। और जयपुर के लोगों ने वहां किसको बिठा दिया? और किसको बिठा दिया? ईश्वरी सिंह। तो सवाई जयसिंह का उत्तराधिकारी बना कौन? ईश्वरी सिंह। बनना एक्चुअल में किसको था? और माधो सिंह इतना दुखी हुआ कि माधो सिंह जाके किसकी गोद में बैठ गए, और जो सवाई जयसिंह ने मराठों का काटा हमेशा के लिए निकाला था वो वापस लगा देता है। कौन सा आदमी? और वापस मराठे जयपुर वालों के मजे लेना क्या कर देते हैं शुरू? किस आदमी के चक्कर में? माधो सिंह के चक्कर में। तो एक लाइन यहां लिख दो।
लिखो सवाई जयसिंह के बाद, सवाई जयसिंह के बाद, सवाई जयसिंह के बाद, सवाई जयसिंह के बाद, सवाई जयसिंह के बाद माधो सिंह प्रथम की जगह, सवाई जयसिंह के बाद माधो सिंह प्रथम की जगह, माधो सिंह प्रथम की जगह, माधो सिंह प्रथम की जगह ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम की जगह ईश्वरी सिंह उत्तराधिकारी बन जाता है। माधो सिंह प्रथम की जगह ईश्वरी सिंह उत्तराधिकारी बन जाता है। ईश्वरी सिंह उत्तराधिकारी बन जाता है। ईश्वरी सिंह उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है। और तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछे कि सवाई जयसिंह की छतरी कहां बनी हुई है, कोई बात नहीं, आमेर के पास एक जगह है। कौन सा जगह है? हाड़ीपुर गांव। तो लिख दो, लिखो सवाई जयसिंह की छतरी, लिखो हाड़ीपुर गांव जयपुर, हाड़ीपुर गांव जयपुर। सवाई जयसिंह की छतरी हाड़ीपुर गांव, और कहां है ये? आमेर। और आमेर कहां है? जयपुर में। हाड़ीपुर गांव, आमेर, जयपुर। देखो क्या है कि 10 ही राजा तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अब हमें जो है नया चैप्टर शुरू करना है, और तुम लोग हेडिंग डालो 1857 की क्रांति। देखो हेडिंग डालो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं किसके बारे में? क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति। ठीक है। तुमने कभी नाम सुना कि नहीं सुना क्रांति का? सुना है, और बचपन में पढ़ा भी होगा। फिर तो किसके बारे में? क्रांति के बारे में। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे जोश, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है तुम लोगों ने। फिर तो तुम मुझे पढ़ा सकते हो किसके बारे में? क्रांति के बारे में। ठीक है। तुम्हें अगर बचपन में थोड़ा बहुत याद हो, अगर तुम कोरोना वाले नहीं हो तो, ठीक है, कि कभी कभी जब अपन छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते थे ना, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आता था कि 1857 की क्रांति के कारणों की व्याख्या करो। प्रश्न की लैंग्वेज क्या आती थी? 1857 की क्रांति के कारणों की क्या करो? व्याख्या करो। कोष्टक में लिखा होता था 200 शब्दों में उत्तर दीजिए 6 नंबर का। तुमने तुम्हारी स्कूल लाइफ में कभी ऐसे प्रश्न का आंसर लिखे क्या? है? अरे लिखे कि नहीं लिखे? लिखे। क्या क्या लिखते थे? हाँ, वाह, कोई बात नहीं, तुम सब सही बोल रहे हो। जो मन में बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है। ठीक है। कि मैं तुम्हें बताऊं कि 1857 की क्रांति के कारणों की व्याख्या करो। ठीक है। मतलब ये सामाजिक वाले मास्टर का प्रश्न है। पहला तो चीज क्लियर करो। और सामाजिक वाला मास्टर अपने को अच्छे से समझाता था कि जब भी पेपर में बड़ा प्रश्न आए ना, तो पॉइंट बना बना के उनके क्या लिखने चाहिए? आंसर लिखने चाहिए। और हम बहुत होशियार लोग थे कि हम पॉइंट पॉइंट तो क्या करते थे? याद। फिर पॉइंटों में हर कुछ चेपना क्या करते थे? शुरू। क्योंकि उस जमाने में ऐसा ही था, सामाजिक के मास्टर कॉपी तोल के नंबर देते हैं, ज्यादा सप्लीमेंट्री ज्यादा नंबर, कम भरी तो क्या है? कम नंबर। लेकिन मैं तुम्हें याद कराऊं कि तुम ऐसा लिखते थे उसमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोगों? लेकिन उन कारणों में एक ऐसा कारण भी आता था जो हो सकता है कि उस जमाने में कॉपी में लिखते हुए सबसे पहले वही कारण याद आता था, और आज हो सके तो इस कुर्सी पर बैठे हुए भी तुम्हें वो कारण सबसे पहले याद आए। पता मैं कौन से कारण की बात कर रहा हूं? है? हाँ, वेरी गुड। वो याद आएगा ना, वो कारतूस वाला सीन है। ठीक है। क्या लफड़ा कारतूस का? और थोड़ा सही बता रहा है कि उस पे ऊपर क्या था? गाय और सुअर की क्या लगी थी? ठीक है। उससे क्या हो गया? हाँ, मुंह से क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, खोलना पड़ता है। ठीक है। उससे क्या हो गया? हाँ, भी वो कारतूस थे, उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी। गाय है तो हिंदुओं के लिए, सुअर है तो मुस्लिमों के लिए। ठीक है। उससे क्या हो गया? धर्म भ्रष्ट हो गया। ठीक है। धर्म भी भ्रष्ट हो गया। फिर आगे क्या हुआ? अरे तुम बता तो सही रहे हो कि वो चर्बी वाले कारतूस हैं, गाय और सुअर की चर्बी लगी है, मुंह से काटेंगे तो वो धर्म भ्रष्ट हो गया। यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन अरे मैं तो भी कारतूस के ऊपर चल रहा है। अभी अपन बात क्या कर रहे हैं?
कारतूस के ऊपर। तो तुम्हारा यहाँ तक तो ठीक है कि तुम कारतूस वाला लफड़ा बता रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझा कि ऐसा नहीं है कि कारतूस। मुझे बताओ कि कारतूस क्या जेब में रख के घूमते रहते थे? या बचपन में अपन क्लास हो गए दूसरों चौके फेंक के मारते वैसे फेंकते थे क्या? कारतूस कहाँ लगते थे? बंदूक में। कहाँ लगते थे? तो एक्चुअल में समस्या ये बंद भी होता है क्या? बाहर से होता है। और कल से अपनी क्लास में बंद करवा देंगे यार, वो ज्यादा दिक्कत। ठीक है, तो वो कारतूस जो है ना वो उस बंदूक में लगता है। किस में लगता है? बंदूक में। तो एक्चुअल में समस्या चर्बी वाले कारतूस नहीं है, समस्या वो बंदूक है जिसके लिए अफवाह फैलती है कि इस बंदूक में जो कारतूस आएंगे उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आगे की चर्बी वाले कारतूस, अंग्रेजों ने कहीं नहीं लिखा कि हमने कोई चर्बी वाले कारतूस का क्या किया, यूज किया। और उल्टा कहते हैं कि ये चर्बी और भी से कारतूस बनते हैं क्या, वो तो उल्टा यूं कहते हैं। लेकिन फिर भी एक अफवाह फैली जिसने हम लोगों ने सच मानना क्या कर दिया शुरू, और इससे अंग्रेजों का काम बिगड़ना क्या हो गया शुरू। तो असल में कोई चर्बी वाले कारतूस समस्या नहीं है। यार कि समस्या जो है वो एक बंदूक है, और उस बंदूक का नाम क्या है? तो उस बंदूक का नाम क्या बताओगे? एनफील्ड राइफल। ठीक है, अब वो कोई बात नहीं, तुम्हारा एक कह रहा है जल्दी जल्दी मत समझाया करो और ना ही फास्ट लिखवाया करो। पर ठीक है, हम लिखते ही इतना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना पूरा साल लग जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, नहीं वो ऑनलाइन वालों का दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ? तुम्हारे साथ में और भी तो ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, वो तो नहीं लिख रहे हैं ऐसा। हाँ? तो और ऐसा कोई नहीं कि मार साहब कोई कॉपी घर पे चेक करने आएंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से यार। और बड़ी जगह बैठो, कौन से 11वीं 12वीं के छोरे हो तुम लोग अब? हैं सब इतने छोटे हो क्या तुम लोग? लिख सकते हो। अपन एक लाइन को कम से कम 2 या 3 बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जाहिर सी बात है अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब जमा जमा के क्या लिखना है? कितनी बार होता है क्या कि जमा जमा के लिखा हुआ ही रहता है, याद होता नहीं है। समझ में आ रहा तुम लोग? और कितनी बार छोड़े ऐसे हो तो लिखते हैं हर किसी कि उनके अलावा किसी को समझ में नहीं आता, फिर भी उनको क्या होता है, याद होता है। तो ये तो वाला लफड़ा है ये। तो फिर भी तुम लोगों ने, तो मैंने तो यहाँ देखा है कि छोरे भी 2 2 3 3 पेन का यूज करते हैं। है? भाई करता कौन है? अब एक पेन का यूज करो यार, कहाँ टाइम है तुम्हें इतना? है 3 3 पेन खरीदना है? क्यों खरीदना है? एक पेन से ही काम हो सकता है। एक पेन से क्या हो सकता है? काम हो सकता है। बाकी एक वो लेके आओ, क्या कहते हैं, हाइलाइटर। क्या लेके आओ? हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज पता तुम लोगों को क्या यूज है? हाँ, हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन वो हाइलाइटर का यूज तभी होता है जब पूरा पेज सिंगल पेज में लिखा हो। पूरा पेज सिंगल पेन के अंदर क्या हो, लिखा हो, तभी हाइलाइटर का क्या होता है, यूज। तुम 3 कलर तो ऑलरेडी उसमें क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। है? जैसे वो दिवाली का डेकोरेशन करना है, ऐसे फूल जड़ियां ऐसे ऐसे बना देते हो तुम लोग। क्यों बना रहे हो? क्यों कष्ट झेलना? याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो हाइलाइटर का यूज भी तब होता है जब पूरा पेज केवल एक ही सिंगल पेन के अंदर लिखा हो, तुम फिर हाईलाइट करो। और ये हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि जैसे पेज खोलते हैं तो उस पेज पे याद क्या करना है, सीधी हमारी नजर उसी के ऊपर क्या होगी, चली जाएगी। लेकिन वो नजर कब जाएगी? जब वो पूरा पेज जो है केवल एक ही पेन के अंदर लिखा होगा, तो हाईलाइटर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तुमने 3 कलर तो ऑलरेडी तुम लोगों ने भी दे दिए, और चौथा और आएगा हाईलाइटर वाला। तुम तो सजा रहे हो कॉपी को, है? जैसे एशियन पेंट से ही कलर कर रहे हो। क्यों करना है? बात ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन वाले तुम लोग घबराए इसलिए भी मत करो, क्योंकि ये क्लास जो है तुम्हारे ऊपर ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी आ जाती है इन लोगों के। तुम कहीं अटकते हो ना तो वहां से देख के भी तुम लोग लिख लिया करो। लेकिन ये स्पीड स्पीड का तो ठीक है, बड़े स्लो ही चलते हैं वैसे। और वो भी तुम सुपरवाइजर वाले हो ना, इसलिए बड़े आसानी आराम से पढ़ रहे। बाकी इतना स्लो जो है वो चलते नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी चीजें होती है ना, बड़े बेच जो होते हैं, उनमें तो ये इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। इतने टाइम में तो अभी क्रांति में 10 लाइन लिखा चुके हैं तो हम लोग। तो ठीक है, फिर भी तुम्हारे साथ हम क्या कर रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक लाइन इनफ, मेरे हिसाब से इनफ बोल पाते हैं कि एक एक लाइन 2 2 3 3 बार क्या कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं स्पीड बन जाए, तो हो सकता है कि कहीं चूक जाए, तो बोल दिया करो कि लाइन रिपीट करनी, तो लाइन जरूर क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है किसके बारे में बात करें, तो एक तो हम बात करेंगे कौन सी बंदूक से, एनफील्ड राइफल से। इसके अलावा इसी एनफील्ड राइफल के लिए समस्या फैल
अफवाह फैल जाती है कि इसमें जो कारतूस आएंगे उनके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी के क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। और कभी कभी हम ऐसा भी लिखते थे कि कभी कभी प्रश्न अगर पिछले वाले छोरों के ये आया कि 1857 की क्रांति असफल हुई है, कारणों की व्याख्या करो, तो नेक्स्ट ईयर फिक्स एक प्रश्न की लैंग्वेज ऐसा होता था कि 1857 की क्रांति असफल हुई है। 1857 की क्रांति क्या हुई है, असफल हुई है, कारणों की व्याख्या करो। सेम टू सेम है, 6 नंबर 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इस असफलता के कारणों में तुम लोग क्या क्या लिखते थे? हाँ, एक तो लिख रहे हैं कि समय से पहले क्या होना है, शुरू होना है। राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे पास योग्य नेतृत्व का क्या था, अभाव था, हमारी कोई निश्चित योजना नहीं थी, हमारे में सामंजस्य की क्या थी, कमी, बड़े जागीरदारों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हथियारों की भी क्या थी, कमी, एक साथ सभी जगह एक ही दिन क्रांति शुरू नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारी क्रांति क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। लेकिन एक ऐसा रीजन था जो उस जमाने में भी तुम्हें सबसे पहले क्या आया, याद आया, और आज इस कुर्सी पर बैठे हुए भी तुम्हें सबसे पहले क्या आ रहा है, याद आ रहा है कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें क्रांति करनी कब थी, लेकिन हम टाइम बिफोर क्रांति क्या कर देते हैं, शुरू। और मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न है कि हमारी क्रांति की निश्चित दिनांक क्या थी, तो एक ऑप्शन जो है वो तुम्हारे सामने क्या आया, 10 मई 1857, या एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आता है, 31 मई 1857, या मान लो एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आता है, 29 मार्च 1857, या एक ऑप्शन जो है वो तुम्हारे पास क्या आता है, 28 मई 1857। और पेपर वाला प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ इनमें से क्रांति की निश्चित दिनांक क्या थी, तो किस पे गोला करोगे? तो हमें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्रांति करनी कब थी, 31 मई, लेकिन हम टाइम बिफोर क्रांति क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब जो क्या है कि क्रांति के बारे में पढ़ना क्या, वो देखो कि हम केवल दो बातें क्रांति के इतिहास में कहां के लिए सीखेंगे, भारत के लिए। बस इस क्रांति को भारत से शुरू करके कहां एंट्री देंगे, अपने राजस्थान में। तो आप लोग हेडिंग डालो, क्रांति में भारत की स्थिति। लिखो, क्रांति में भारत की स्थिति, क्रांति में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति लिखना शुरू किया। अब तो क्या है, तुम्हारा एक भाई कह रहा है उसका सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं कि तुम अभी हमारे सामने बोल पाते हो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब गलती से पेपर में आ जाता ना, वहां किसको बोलोगे, है किसको बोलोगे, है? हाँ, तो कोई बात नहीं, देखो क्या है कि वो लिख सही रहे हैं कि ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन तुम इसको समझो कि तुम्हारे उसमें सिलेबस में लाइन क्या है, राजस्थान का क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, या इसको क्या लिख रखा है, स्वाधीनता आंदोलन, ऐसा एक लाइन लिखा है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता आंदोलन का मीनिंग समझते हो तुम लोग, होता क्या है, राजस्थान के इतिहास में वो घटना है जो 1857 की क्रांति से भारत की आजादी तक, यानी कब तक चली है, 1947 तक। इन जगह के बीच में जितनी भी घटनाएं आ रही है वो सारा का सारा किसका पार्ट है, राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन का ही पार्ट है। अब इस पार्ट के अंदर पढ़ते क्या क्या है, तो क्या पढ़ा जाता है, क्रांति, क्या भी पढ़े जाते हैं जनजातीय आंदोलन, क्या भी पढ़े जाते हैं किसान आंदोलन, क्या भी पढ़े जाते हैं प्रजामंडल, और जाके हम लास्ट में क्या होते हैं, आजाद होता है। तो ये एक्चुअल में अलग से मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जब देखा ना राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन का मीनिंग ही यही होता है कि भारत के राजस्थान के इतिहास की वो घटना है जो 1857, ये भारत का या राजस्थान का पहला ही स्वतंत्रता संग्राम यही है, क्या है, 1857, और भारत की आजादी तक, यानी कब तक लड़ना है उन्हें। और इसके बीच में जितनी भी घटनाएं आती है वो सारी की सारी किसका पार्ट है, राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन का। ये अभी अपन कह पाते हैं, लेकिन मान लो ठीक है मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ूं और गलती से कोई प्रश्न निकल के वहां आ गया, वो तुम्हारे से हटना ही नहीं है, वो तुम्हारे से क्या है, हटना ही नहीं। यहाँ तो भी तुम लोग कह दोगे कि हमारे सब सिलेबस में ही नहीं है, वहां जब एग्जाम में पेपर आएगा वहां किसको कहोगे। जैसे तुम्हारे, मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुमने कहीं पिछले पेपर दिए हो तो वहां एक प्रश्न आया मानगढ़ धाम हत्याकांड का, किसका प्रश्न आया हुआ है। अब वो मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है वो पार्ट है जनजातीय आंदोलन का, किसका है। अब जनजातीय आंदोलन वो गोविंद गिरी ने क्या चलाया, भगत आंदोलन। अब तुम्हारे सिलेबस में कहीं जनजातीय आंदोलन मेंशन कर रखा है क्या, नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या पूछा है, मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में। तो वहां तुम किसी को कहने लायक थोड़ी ना रहोगे। तो इससे बढ़िया है कि मान लो खुदा ना खास्ता एक आधा प्रश्न अपना यहाँ से आ जाए तो मिस
नहीं होना चाहिए। और इतना सब कुछ लिख ही दिया है, अगर 2 पेज ज्यादा बढ़ देंगे क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ करना है क्या, पेपर 2025 में थोड़ी ना शायद। अच्छा खासा टाइम मिल रहा ना तुम्हें तैयारी करने का, ठीक है। तो अब यहां से काम की बात आगे क्या, वो देखो कि क्रांति में भारत की स्थिति को लेके क्या, वो देखो कि एक बात तो हम लोग समझ ही चुके कि हमें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, हमें हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्रांति की निश्चित दिनांक क्या थी। तो ये तो बात हमारी जस्ट हुई है कि क्रांति की निश्चित दिनांक जो थी वो क्या थी, क्या थी, 31 मई 1857, ठीक है। इसके अलावा जब क्रांति हुई तो हम लोगों ने हमारे क्या बनाए थे, प्रतीक चिन्ह। तो हम लोगों ने 2 प्रतीक चिन्ह बनाए, एक तो क्या बनाया था, रोटी, जिसे तुम चपाती भी कह सकते हो, और एक प्रतीक चिन्ह जो है हम लोगों ने क्या बनाया था, कमल का फूल। तो ये रोटी जो है ये किसके लिए प्रतीक है, जनता के लिए, और कमल का फूल जो है वो किन के लिए प्रतीक है, तो किन के लिए प्रतीक है, सैनिकों के लिए। तो रोटी और कमल का फूल जो है ये क्रांति के 2 क्या है, प्रतीक चिन्ह है, जिसमें रोटी जो है वो किसके लिए प्रतीक है, जनता के लिए, और कमल का फूल किन के लिए प्रतीक है, सैनिकों के लिए। जब क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के समय दिल्ली पर बैठा हुआ क्या है, एक मुगल शासक, और जो दिल्ली पर बैठा हुआ मुगल शासक है उसी आदमी को हम लोगों ने क्रांति का क्या घोषित किया। और दिल्ली पर बैठा हुआ मुगल शासक या क्रांति का नेता कौन है, तो आप बताओगे बहादुर शाह, लेकिन कौन सा नंबर। और इसी बहादुर शाह सेकंड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जफर, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट तो कौन था, मुअज्जम, कौन था, मुअज्जम, जिसने सवाई जयसिंह को राजा के पद से क्या कर दिया, हटा दिया, आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद कर दिया, और सवाई जयसिंह की जगह किसको राजा बनाया, विजय सिंह को। वो है मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट, और ये अंतिम मुगल सम्राट है, कौन है, बहादुर शाह सेकंड। लेकिन भाई साहब को क्या बोलते हैं कि आदमी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जफर। और जफर इसलिए कहते हैं क्योंकि जफर नाम से लिखने का शौक है, किस आदमी को, बहादुर शाह सेकंड। तो जो भी गजल लिखते हैं, जो भी कविता लिखते हैं, वो किस नाम से लिखते हैं, जफर नाम से, इसलिए बहादुर शाह सेकंड को क्या बोलने लग गए, जफर। इसके अलावा जब क्रांति हुई थी तो एक आदमी क्रांति के समय भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, मतलब क्या, जीजी। जीजी का मीनिंग क्या होता है, तो जीजी का मीनिंग क्या होता है, गवर्नर जनरल। तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, लॉर्ड कैनिंग। और हमने क्रांति की किन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज कहाँ के, ये उदयपुर के थोड़ी ना है यार, अरे अंग्रेज कहाँ के, इंग्लैंड के। तो उस जमाने में इंग्लैंड क्या कहलाता था, यानी जब हम इधर इंडिया में क्रांति कर रहे थे उधर अंग्रेजों के देश का एक आदमी क्या था, प्रधानमंत्री। तो आप बताओगे कि अंग्रेजों के देश का प्रधानमंत्री जो था उसका नाम क्या बताना है, थॉमस्टन। यानी क्रांति की निश्चित दिनांक क्या थी, 31 मई 1857। क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या है, रोटी और कमल का फूल। मुगल शासक और क्रांति का नेता कौन है, बहादुर शाह सेकंड, जिसे क्या कहेंगे, जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। केवल ये 2 बातें सीख रहे हैं, कहाँ के लिए, बस इस क्रांति को भारत से शुरू करके कहाँ एंट्री देंगे, फिर अपने काम की बातें आना शुरू होगी। तो लिखना शुरू करो, देखें, देखो क्रांति में भारत की स्थिति, क्रांति में भारत की स्थिति लिखो। क्रांति की निश्चित दिनांक 31 मई 1857। क्रांति की निश्चित दिनांक लिखो 31 मई 1857। इकतीस मई 1857, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो प्रतीक चिन्ह, लिखो प्रतीक चिन्ह, लिखो, लिखो प्रतीक चिन्ह, लिखो रोटी व कमल का फूल। लिखो रोटी व कमल का फूल, ठीक है। रोटी किसके लिए प्रतीक है, जनता के लिए, और कमल का फूल सैनिकों के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो मुगल शासक व क्रांति का नेता। लिखो मुगल शासक व क्रांति का नेता, मुगल शासक व क्रांति का नेता। लिखो बहादुर शाह सेकंड, मुगल शासक व क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, जफर। मुगल शासक व क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, जफर।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो भारत का गवर्नर जनरल, लिखो लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल मतलब भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी है ना। लिखो भारत का गवर्नर जनरल क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लिखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? पॉमस्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? पॉमस्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन। पॉमस्टन। लिख दिया तुम लोगों ने यहां तक सबने? बड़े यहां से आगे हम लोग, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि पहला काम हुआ है कि हम लोगों ने सेट किया है कि हम सब लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ कब क्रांति करेंगे? 31 मई 1857। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिससे राय नहीं जा रहा था, और वो तो कह रहा मैं तो आज के आज क्या करूंगा? क्रांति करूंगा। और कर तो वो आदमी कहां बैठा हुआ था? तो वो आदमी बैठा हुआ था इस जगह, कहां? बैरकपुर। और बैरकपुर में क्या थी? एक छावनी। और ये बैरकपुर नाम का जो जगह है, वो बैरकपुर नाम का जगह कहां है? बंगाल के अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बैरकपुर छावनी का ये सैनिक, और ये सैनिक कहता है कि आज कुछ भी हो जाएगा, आज कुछ भी हो जाएगा, हम सब सैनिक किस बंदूक का यूज नहीं करेंगे? तो ये लोग कहते हैं कि हम सब सैनिक किस बंदूक का यूज नहीं करने वाला है? एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करने वाले। अब हमें अच्छे से पता है कि बैरकपुर छावनी के सैनिक इस आदमी के नेतृत्व में किस बंदूक का यूज करने से मना कर रहे हैं? एनफील्ड राइफल का। और क्यों? क्योंकि इस राइफल के लिए एक अफवाह फैल जाती है कि इस बंदूक में जो क्या आने वाले हैं कारतूस, उन कारतूसों के ऊपर किसका यूज होगा? चर्बी का। और उन कारतूसों के ऊपर कौन सी चर्बी? गाय और सुअर की चर्बी। और अगर इस कारतूस को अगर इस बंदूक में लगाना है तो कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ेगा। गाय हिंदुओं के लिए और सुअर मुस्लिमों के लिए, और दोनों जातियों के सैनिकों का धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। तो ये केवल अफवाह है, इतिहास में कहीं मेंशन नहीं होता कि वास्तव में अंग्रेजों ने इसका यूज किया। अंग्रेजों ने हमेशा इसके लिए मना किया, लेकिन एक कारखाने से अफवाह फैलना शुरू होती है जिसको हमने सच मानना क्या कर दिया? शुरू। अब यहाँ पे हुआ क्या? तो इस आदमी के नेतृत्व में सभी सैनिकों ने किस बंदूक का यूज करने से मना कर दिया? एनफील्ड राइफल। और उस जमाने में ऐसा ही था कि अंग्रेज लोग काम करने के लिए सारे सैनिक अपने या सारे आदमी अपने घर से नहीं लाए थे। उनके यहाँ नौकरी करने वाले अधिकांश लोग कौन है? हम ही लोग हैं यार, हम ही उनके वहां पे नौकरी करते थे। और जब हमारे सैनिकों ने अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करना शुरू किया तो हमारे सैनिकों को एक बड़ी सी बंदूक हाथ में दे दी, जिसका नाम क्या रखा गया? एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए नाटक बहुत सारे करने पड़ते हैं कि पहले तो बंदूक को क्या करो, आधा खोलो, फिर जेब से क्या निकालो? कारतूस। कितनी गोलियां जाएगी? केवल 2। और कहते हैं कारतूस को भी क्या करना पड़ता है? मुंह से छीलना पड़ता। फिर बंदूक में क्या करो? फिट करो। फिर बंदूक को वापस क्या करो? बंद करो। और साइड में खटका होता है, उसको कहते हैं ट्रिगर। उस ट्रिगर को क्या करो? खींचो, फिर लगाओ निशाना। अब इतने सारे नाटक में तो जिस आदमी पे गोली चलानी होती बेचारा वैसे ही भाग जाता कि कितना टाइम वहां पे क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। आज के जमाने में सब ऑटोमेटिक है। तो अब हुआ क्या? और ये लॉजिक हमने सही क्यों माना? क्योंकि हमारे सैनिकों ने क्या दिमाग लगाया कि कारतूस के ऊपर क्या आ रही है? अब चर्बी होने से कारतूस क्या हो गए? चिकने। और चिकने होने से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो ये केवल एक अफवाह है, कहीं सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का काम बिगड़ेगा। तो इस आदमी के नेतृत्व में हम सब सैनिकों ने किस बंदूक का यूज करने से मना कर दिया। और जब हमने ऐसा किया तो इस बात की इंफॉर्मेशन 2 अंग्रेजों के पास गई, जिनमें से एक अंग्रेज का नाम क्या था? बाघ। और इनमें से एक अंग्रेज का नाम क्या था? ह्यूसन। ये 2 अंग्रेज है, एक का नाम है बाघ और एक का नाम क्या है? ह्यूसन। ये शायद अच्छे आदमी होंगे। और बाघ और ह्यूसन के बाद जब ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि एनफील्ड राइफल के चक्कर में इस सैनिक के नेतृत्व में सभी सैनिकों ने काम करना क्या कर दिया? बंद। तो बाघ और ह्यूसन अच्छा सोचते हैं, वो बाघ और ह्यूसन जानते हैं कि देखो ये अफवाह है जिसको ये बेवजह भारतीय सैनिक क्या मान रहे हैं? सच मान रहे हैं। तो बाघ और ह्यूसन सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं कि इन सब सैनिकों का नेता कौन है? ये आदमी। हम इसके पास जाते हैं, इसको समझाते हैं कि देख इस बंदूक के अंदर ऐसी किसी प्रकार की चर्बी वाले कारतूस का यूज नहीं हुआ। अब वहां पे सीन क्या क्रिएट हुआ कि बाघ और ह्यूसन जो है गए तो इस आदमी को समझाने, लेकिन उल्टा इस आदमी ने हमेशा के लिए किनको समझा डाला? बाघ और ह्यूसन को। मतलब हमारे इस आदमी ने दोनों अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी? अब हमें देखना कि साला वो ऐसा करने वाला हमारा आदमी कौन है। तो आप बताओगे कि ऐसा करने वाला हमारा आदमी कौन है? मंगल पांडे। और जैसे ही मंगल पांडे ने ये केस किया, सभी सैनिक किसके साथ लग गए? मंगल पांडे के साथ। और मंगल पांडे के साथ जुड़ के क्या कर दी? क्रांति कर दी। अब तो क्या है कि अपने को 2 मिनट के लिए तो मजा आ सकता है कि मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा था? बाघ और ह्यूसन। लेकिन मंगल पांडे के इस काम से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। कैसे?
कि जिस दिन मंगल पांडे ने केस किया था वो दिन केवल क्या था, 29 मार्च 1857 ही था। यानी मंगल पांडे की इस हरकत से अंग्रेजों ने अच्छे से आइडिया लगा दिया कि ये भारत के सभी सैनिक हमारे विरुद्ध किसकी प्लानिंग बना के बैठे हुए, क्रांति की, और ये सब सैनिक हमारे विरुद्ध कब क्रांति छेड़ेंगे, 31 मई। यानी जो बात या जो योजना अंग्रेजों को हमारी पता पड़नी कब थी, 31 मई, वो मंगल पांडे के चक्कर में कब पता पड़ गई, 29 मार्च, यानी टाइम बिफोर। यानी जो प्लानिंग 31 मई को अंग्रेजों के सामने आनी थी वो मंगल पांडे की वजह से कब चालू हो गई, 29 मार्च को। और हमारा काम भी टाइम बिफोर हो रहा है, मतलब काम बिगड़ना हमारा क्या है, तय है, और ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अंग्रेजों ने किसको उठा लिया, और मंगल पांडे को उठा के किस दिन, 8 अप्रैल 1857 वहीं छावनी के अंदर क्या दे दी, फांसी। और पूरी इंडियन हिस्ट्री में क्रांति के नाम का क्या था, पहला शहीद। और क्रांति के नाम का पहला शहीद जो था उस आदमी का नाम क्या बताओगे, मंगल पांडे। और किस छावनी का सैनिक है, बैरकपुर छावनी का। अब क्रांति के कारण तो क्रांति के 100 साल पहले से बनना स्टार्ट हुए थे, लेकिन एट द स्पॉट या एट ए टाइम क्रांति शुरू होने का रीजन क्या रहा, तो मंगल पांडे द्वारा किन 2 अधिकारियों को मार डालना, बाघ और यूसन। और बचपन में अगर याद हो तो ये 2 नंबर का प्रश्न आता था कि जब पेपर वाला पूछता था कि क्रांति के इतिहास का कौन सा कारण लिखिए, तात्कालिक कारण, तब हम किस आदमी का केस लिखते थे, मंगल पांडे का। तो लिखो, देखें, लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, क्रांति का तात्कालिक कारण, क्रांति का तात्कालिक कारण बैरकपुर छावनी, क्रांति का तात्कालिक कारण बैरकपुर छावनी, 29 मार्च 1857। बैरकपुर जगह है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। ठीक है, और लिखना शुरू करो। लिखो, इस छावनी के सैनिक, लिखो इसमें, इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा, इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा, इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा, मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का, इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना। इस छावनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना, प्रयोग करने से मना कर देना, क्योंकि एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर देना क्योंकि इसमें लगने वाले कारतूसों पर, क्योंकि इसमें लगने वाले कारतूसों पर, इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की, इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। इसमें लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। गाय व सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल जाती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो, मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी, मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी, मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बाघ व यूसन की हत्या कर दी जाती है। मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारी बाघ व यूसन की हत्या कर दी जाती है। बाघ व यूसन की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो 8 अप्रैल 1857, लिखो 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी, जो क्रांति का पहला शहीद कहलाया।
8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी, जो क्रांति का पहला शहीद कहलाया। जो क्रांति का पहला शहीद कहलाया। क्रांति का पहला शहीद कहलाया। आप कंप्लीट आप लोग यहां तक, ठीक है, बाकी बात